नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के मूल्यांकन का आधार। आज का हमारा ये टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट थर्ड के फाइनल ईयर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक है। उनका एक पेपर चलता है ABST पेपर फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग, उससे संबंधित ये चैप्टर है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों के मूल्यांकन का आधार। देखिए कि विभिन्न कंपनियों के अंश स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत होते हैं, कोटेड होते हैं और उनके उद्धरण ही उन अंशों के मूल्यांकन के आधार होते हैं। विभिन्न प्रकार की जो हमारी कंपनियां होती हैं, सरकारी और निजी, उन कंपनियों के अंश है वो स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, उसमें कोटेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अंशों का मूल्य निर्धारण मूलतः उनकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो अंश लिस्टेड होते हैं उनका मूल्यांकन का निर्धारण मूलतः उनकी मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। इससे अंशों का उचित मूल्य नहीं माना जा सकता। जो मूल्य आ रहा है उसे हम फेयर वैल्यू नहीं मान सकते हैं। ये जो मूल्य है जिसे उद्धरण कंपनी की संपत्तियों और उपार्जित क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जो ये मूल्य आ रहे हैं मांग और पूर्ति के आधार पर, वो उस कंपनी की संपत्तियों और उनकी जो उपार्जन क्षमता है उसका सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। साधारणतः कोई भी विनियोगकर्ता कंपनी के अंशों में विनियोग करने से पूर्व दो जो मुख्य फैक्टर हैं उन पर विचार करता है। उसका विनियोग उन अंशों में सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, और सेकंड, वह उन पर उचित प्रत्याय या नियमित आय प्राप्त करना चाहेगा। फर्स्ट फैक्टर क्या करेगा, वो चाहेगा कि जो कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वह इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है या नहीं। सेकंड, वो चाहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट पर उसको उचित आय प्राप्त होगी या नहीं होगी। इन दो फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा और इन दोनों फैक्टर पर विचार करने के लिए कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करता है और उनके बाद विनियोग करने का निर्णय लेता है। तो हमारे जो दो तत्व हैं वो हमारे तत्व हैं अंशों के मूल्यांकन की तिथि को कंपनी की शुद्ध संपत्तियां क्या है। अगर कंपनी के पास
मूल्यांकन की तिथि को अच्छी संपत्तियां होगी तो जो विनियोग करता है उसको ये विश्वास होगा कि कंपनी वो अच्छे तरीके से कार्य करेगी और उसका जो विनियोग है वो सुरक्षित रहेगा। सेकंड है कंपनी की भावी लाभार्जन क्षमता। अगर कंपनियों के पास संपत्ति और दायित्व में उचित बैलेंस है, संपत्तियों के हिसाब से ही दायित्व है और कंपनी ने ज़्यादा ऋण वगैरह नहीं ले रखे हैं और बैलेंस शीट संतुलित है, तो उसकी लाभार्जन की क्षमता है वो बेहतर होगी और भावी जो उसका इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पर उसको अच्छी आय मिलेगी। ये तत्व हमें कंपनी की भावी लाभार्जन क्षमता से पता चल जाएगा। अंशों के मूल्यांकन हेतु इन दोनों आधारों को हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उनका महत्व होता है। परिस्थिति के अनुसार दोनों फैक्टर का अलग महत्व होता है उनकी परिस्थिति के अनुसार। इसलिए अंशों के मूल्यांकन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे देखिए, साधारणतः किसी भी वस्तु के व्यापार या निर्माण कार्य में संलग्न विद्यमान कंपनी के अंशों का मूल्य पर प्रकलित करते समय संबंधित कंपनी के अंशों के मूल्यांकन की तिथि को उस कंपनी की शुद्ध संपत्तियों तथा भावी लाभ की संभावनाएं तथा दोनों को ध्यान में रखना होता है। कंपनी के इक्विटी अंशों का मूल्यांकन करते समय इन दोनों में से भी संभावित लाभ को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी विनियोग करता है वो चाहेगा कि वो विनियोग जो कर रहा है उस पर उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको अधिक से अधिक लाभांश मिले। तो दोनों फैक्टरों पर अगर चर्चा करें तो जो महत्वपूर्ण फैक्टर होगा उन दोनों में जिसको वरीयता दी जाएगी वो दी जाएगी संभावित भावी लाभ क्या होंगे। सेकंड जो हमारी बात महत्वपूर्ण नियम है कि एक ऐसी कंपनी जिसका समापन होने वाला हो उस कंपनी के अंशों का मूल्यांकन कंपनी की शुद्ध वसूली मूल्य लेते हुए ज्ञात हुई संपत्तियों के मूल्य के आधार पर किया जाता है। अगर कोई कंपनी है और उसका समापन हो रहा है तो हम उस कंपनी के संपत्तियों के शुद्ध वसूली मूल्य को लेते हुए संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करेंगे और इस प्रकार कंपनी के विद्यमान चालू व्यवसाय को क्रय करने हेतु व्यापार क्रेता द्वारा सामान्यतः विक्रेता कंपनी के उस व्यवसाय की क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों के वर्तमान मूल्य पर आधारित क्रय प्रतिफल के बराबर उसको भुगतान किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम संपत्तियों के शुद्ध वसूली मूल्य को लेते हैं और उसमें से उसके जो दायित्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए और संपत्तियों के वर्तमान मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल का भुगतान उसको किया जाता है। थर्ड जो हमारी और लास्ट जो हमारा नियम है, सेवा जो कार्य है, सर्विस सेक्टर है, उससे संबंधित कंपनियों का मूल्यांकन जिसमें जैसे देखिए मनोरंजन, विज्ञापन, प्रतिभूतियों के दलाल, मर्चेंट बैंकर्स, टेलीफोन, इंजीनियरिंग सलाहकार, आर्किटेक्ट, कानूनी सलाहकार, टेलीकॉम, टेलीविज़न चैनल, इवेंट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, बीपीओ,
आदि सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों के अंशों का मूल्यांकन उनकी भावी लाभार्जक क्षमता के आधार पर किया जाता है, शुद्ध संपत्तियों के आधार पर नहीं किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सर्विस सेक्टर की जो हमारी कंपनियां हैं उनका मूल्यांकन हम उनकी भावी लाभार्जन क्षमता है उसके आधार पर करते हैं, शुद्ध संपत्तियों के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता। परंतु जिस कंपनी का समापन हो रहा है उसके अंशों का मूल्यांकन हम उसकी जो शुद्ध वसूली योग्य संपत्तियां हैं उनके आधार पर करते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने वाला जो कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो दो फैक्टर को मुख्यतः ध्यान में रखता है। एक फैक्टर तो वो चाहेगा कि उसकी जो संपत्ति इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहे, उसका इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसको वापस मिले और इसी के साथ साथ उसको रिटर्न भी अच्छा मिलना चाहिए। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अंशों का मूल्यांकन करते समय किन किन महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखकर अंशों का मूल्यांकन करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।